हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग वीडियो नंबर 4 या अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसके आगे से आज हम लोग करेंगे कंटिन्यू भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा मॉन्टेग्यू इस समय भारत सचिव था। क्या था? भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड क्या है? वायसराय है। चेम्सफोर्ड क्या है? यानी जब ये अधिनियम पारित हुआ है 1919 वाला, तो मॉन्टेग्यू क्या है? भारत सचिव है। और ये कहाँ रहता है भारत सचिव? ब्रिटेन में रहता है। कहाँ रहता है? ब्रिटेन में। और वायसराय कहाँ रहता है? भारत में रहता है। इन दोनों, चूंकि ये जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड, इनके प्रति उत्तरदायी थे और ये मॉन्टेग्यू ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। उत्तरदायी का मतलब होता है जिम्मेदारी भरा होना। उत्तरदायी का मतलब है जिम्मेदारी भरा होना। तो ये चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू से संबंधित था, इसलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता था। बेटा आगे पहले अभी लिखना नहीं, केवल ध्यान से सुनना है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया गया था। यानी हिंदू तथा मुसलमानों को बांट दिया गया था। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इससे भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं में बंटवारा हो गया था। ठीक है, इसी बंटवारे से भारतीय हिंदू तथा मुसलमान एक दूसरे से भारतीय हिंदू तथा मुसलमान ये समझ गए थे कि अंग्रेजी सरकार हमें बांटने का नियम बना रही है, बांटने का प्रयास कर रही है। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता की पैरवी होने लगी, या लोग समझ गए अंग्रेजी सरकार की इन रणनीतियों को। तो इसी के मद्देनजर 1916 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसी अधिवेशन में या कांग्रेस के इसी अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता की पैरवी हुई थी। 1917 में एनी बेसेंट का होम रूल चला था, इसलिए भारतीयों ने स्वशासन की मांग को तेज कर दिया था और अंग्रेजी सरकार ने भी स्वशासन देने का आदेश दे दिया था, अभी पारित नहीं किया है। इसी स्वशासन के मद्देनजर भारत में कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं। उनसे संबंधित बातें इस प्रकार हैं, आप देखेंगे और इसमें देख करके समझेंगे। एक एक हम लेकर के चल रहे हैं। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी अधिनियम के तहत पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दूसरा है भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है। अच्छा, एक बार हम यहीं पर रिवीजन करा रहे हैं, पिछला अभी लिखना नहीं है, सुनना है केवल। 1892 के अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार चुनावी प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, और वह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी, जबकि 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। हम उदाहरण बोल दे रहे हैं, आप ऐसे में समझ जाइएगा। जैसे अपने जिले के या अपनी विधानसभा के विधायक जी, विधानसभा सदस्य का चुनाव हम जनता के द्वारा सीधे होता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। और आप सभी लोगों के जिले के विधान परिषद सदस्य का चुनाव बेटा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है। विधान परिषद सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष, यानी कि हमारे जिले के हम लोग मतदान नहीं करते हैं, जो बीडीसी वगैरह है ना, यही मतदान करते हैं उस चुनाव में। ठीक है ना, डीडीसी करते हैं, बीडीसी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं विधान परिषद वाले चुनाव में। ठीक है, लेकिन विधानसभा सदस्य वाले चुनाव में हम लोग मतदान करते हैं। ठीक,
और अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस बार सांप्रदायिक विभाजन, चलिए अब आगे लिखते चलेंगे, सांप्रदायिक विभाजन का विस्तार कर दिया गया था। सांप्रदायिक विभाजन का विस्तार कर दिया गया था, यानी जो पिछली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, इस बार अंग्रेजी सरकार ने सिख के लिए व्यवस्था कर दिया अलग से क्षेत्र, और ईसाई के लिए भी कर दिया, और यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर दिया। यानी पहली जो सांप्रदायिक विभाजन 1909 में था उसी का विस्तार किया गया इस बार। ठीक है, और अगला पॉइंट है केंद्र में द्विसदनात्मक सदन या केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, इसका मतलब है बेटा, केंद्र में द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि केंद्र में 2 सदन बनाए गए, यानी 2 कमरे बनाए गए, 2 विभाग बनाए गए, 2 कक्ष बनाए गए। एक का नाम है राज्य परिषद, क्या नाम है, राज्य परिषद नाम है, और इसी को बेटा उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और दूसरा है विधानसभा, क्या है, विधानसभा है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा है और इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या बेटा 60 थी, और इसमें से 34 लोग चुने जाते थे प्रत्यक्ष रूप से, यानी 34 लोग निर्वाचित होते थे, शेष नामांकित होते थे। यानी 34 लोग क्या होते थे, निर्वाचित, और 26 लोग क्या होते थे, मनोनीत होते थे। और इनका कार्यकाल बेटा 5 वर्ष था। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना था, राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि निम्न सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना था बेटा, 3 वर्ष था। और इनकी अधिकतम संख्या 145 निर्धारित की गई। कितनी की गई, 145 निर्धारित की गई, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित होते थे, और बचे कितने, 41 बचे, और 41 मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई इसमें। और हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत में ही आप एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, महिलाओं को मताधिकार, पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। लेकिन एक कॉमन सी बात ये है कि ये चुनाव सभी लोग मतदान नहीं करते थे बेटा, केवल रुपए पैसे वाले लोग ही इसमें, मतलब आम आदमी है, अगर रुपया पैसा है उसके पास तो वो भी मतदान करेगा। अभी पूरी जनता को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और महिलाओं को मताधिकार दिया गया। लेकिन आप ये जानते रहिएगा, अभी आम जनता के लिए मतदान नहीं है, केवल रुपए पैसे वालों के लिए मतदान का अधिकार है। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ये क्या है बेटा, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ये द्वैध शासन प्रणाली क्या है, द्वैध शासन प्रणाली का मतलब है कुछ अधिकार अपने पास रखा जाए, कुछ अपने के नीचे वाले कर्मचारी को दे दिया जाए। जैसे अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों के पिताजी हम लोगों को कुछ अधिकार दिए हैं और कुछ अधिकार अपने पास रखे हैं। कौन से अधिकार वो पास अपने रखे हैं, जैसे जमीन खरीदना, बेचना, रिश्तेदारी करना, ठीक है ना, आना जाना, ये सारे अधिकार उनके पास है। लेकिन क्या पढ़ना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सारे अधिकार हम लोगों के पास में है। इसी को कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली। पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई किस अधिनियम के माध्यम से बेटा, 1919 के माध्यम से। केंद्र में नहीं लागू है, केंद्र में नहीं लागू है, लागू कहाँ है, प्रांतों में। और द्वैध शासन प्रणाली का मतलब है कुछ अंग्रेजी सरकार अपने पास कुछ विषय को रख लिया, यानी इसे आरक्षित विषय कहा गया, और हम भारतीयों के माध्यम से कुछ विषय पर काम करना शुरू किया, जिसे कहा गया क्या, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में पुलिस, न्याय, राजस्व, वित्त है। क्या है, पुलिस, न्याय, राजस्व, वित्त है।
इस पर कानून बनाने के लिए अंग्रेजी सरकार के वायसराय ही उत्तरदायी हैं, भारतीयों की कोई भूमिका नहीं है इसमें। और इन विषय पर कानून बनाने के लिए भारतीय मंत्रियों या भारतीयों से सहयोग लिया जाता था, इसलिए इसे हस्तांतरित विषय कहा गया। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और ये सारे अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली वाले अधिनियम को लागू किया गया वर्ष 1921 में। बेटा कोई भी अधिनियम आएगा कहा तो तुरंत जाएगा, लेकिन लागू तुरंत नहीं होगा, थोड़े समय के बाद ही होगा, ये जानते रहिएगा। और इसी अधिनियम के तहत बेटा एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी। लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई थी। लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई थी और इसी के लिए 1924 ईस्वी में ली कमीशन का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसा पर या जिसके सुझाव पर 1926 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है। और एक रिमार्क नीचे करके आप लिखेंगे। अब सभी लोग रिमार्क कंपलसरी है लिखना। द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनिस कार्टियस हैं। लियोनिल कार्टियस, लियोनिल द्वैध शासन, रिमार्क में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनिल कार्टियस हैं। इनकी पुस्तक का नाम है डायार्की। क्या नाम है बेटा? डायार्की नाम है इनकी पुस्तक का। ठीक है। ये सारी बातें हो गई आपकी 1919 के अधिनियम से संबंधित। ठीक। अब आगे आपको पढ़ना है। अच्छा, गांधी आ चुके हैं भारत में और इस अधिनियम की समीक्षा के लिए लिखना नहीं है, केवल सुनना है। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद गठन करने का या करने का प्रावधान था, यानी इस अधिनियम की बातों को लागू करने के 10 वर्ष बाद, यानी 1919 के 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। लेकिन भारत में काफी ज्यादा ऊहापोह की स्थिति हो गई, या भारत में भारतीयों के द्वारा उपद्रव बहुत ज्यादा किया जाने लगा, इसलिए अंग्रेजी सरकार को 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का गठन करके 3 फरवरी 1928 को मुंबई भेजा गया कि जाओ भारतीयों से पूछो क्या क्या चाहिए। ऐसा नहीं था कि जो हम मांगेंगे हमको दे दिया जाएगा, बस केवल वो जानना चाहते हैं हमारे मन में क्या चल रहा है। ये सारी बातें 1928 में ये लोग जान गए हैं और 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से बाकी आगे की बातें जारी होंगी 1935 के अधिनियम में। ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे पहले कुछ बातें, कुछ गतिविधियां भारत में घटित हुई थी। हमने कहा कि साइमन कमीशन मुंबई आया, उसने अपनी बातों को प्रस्तुत किया, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई बेटा 1928 में, 1929 में जिन्ना रिपोर्ट, फिर गांधी का प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30 में, 31 में दूसरा हुआ, 32 में तीसरा हुआ और 33 में अंग्रेजी सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया है। क्या जारी किया? श्वेत पत्र जारी किया कि भारतीयों को यही अधिकार दिया जाएगा। इस पर सुझाव देने के लिए लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने 1933 के श्वेत पत्र पर अध्ययन करके जो सुझाव दिए वही क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इस अधिनियम की ये विशेषता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक प्रभाव इसी से पड़ा है, सर्वाधिक प्रभाव इसी अधिनियम का पड़ा है। और इस अधिनियम में कुल भागों की संख्या है बेटा 14 भाग हैं। कितने भाग हैं? 14 भाग हैं और 321 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 321 अनुच्छेद हैं। 321 अनुच्छेद हैं तथा 10 अनुसूचियां थी।
10 अनुसूचियां थी, ये आपको लिख लेना है, ऐसे ही लिख लेना है। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितने भाग? 14, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। हाँ, एक रिमार्क यहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा, 1935 के अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। जो प्रस्तावना 1919 वाली थी वही कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया। आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम का कोई भी प्रस्तावना नहीं थी, तो ये याद रखना है, कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है भारतीय संविधान के निर्माण पर? तो 1935 के अधिनियम पर। आगे बढ़े, चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें थी, क्या क्या प्रावधान थे। बेटा, पहली बार एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। ये क्या है? अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। इसका मतलब है कि जैसे अपने उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं, पिताजी मान लीजिए 4 भाई हैं, एक बाबा हैं, उनकी 4 संतानें हैं, चारों अलग अलग रहते हैं। कोई पूरब रहता है, कोई पश्चिम रहता है, कोई उत्तर रहता है, कोई दक्षिण रहता है। यानी इन सबको मिला करके एक मेन पावर बनाया जाएगा, यानी सारे लोग एक शक्ति बनेंगे, चारों लोग मिल जाएंगे। इसी को कहते हैं क्या बेटा? अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। लेकिन ताऊ जी भी अपनी जगह पर सही है, यानी उनका परिवार अपना स्वतंत्र है, पापा का भी है, चाचा का भी है, छोटे वाले चाचा, इन सब का है। ठीक है, ये स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन कोई भी निर्णय ये एक शक्ति के रूप में लेंगे। एक उदाहरण। दूसरा है, जैसे हमारे योगी और मोदी अखिल भारतीय संघ के मुखिया हैं, और इसी संघ के अंडर में बेटा राज्य होते हैं, राज्यों के अलग मुखिया होते हैं जिनको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। सारे अधिकार नहीं, सारे अधिकार ना मोदी को है ना योगी को है। कुछ बातों पर कानून बनाने का अधिकार योगी को है, कुछ मोदी को है। तो यही केंद्र बनाने की, संघ बनाने की, मोदी बनाने की बात कही गई थी अखिल भारतीय संघ में। ठीक है, और इसमें बेटा कहा यह गया था 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे। कितने होंगे? 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे तथा 6 कमिश्नरियां होंगी। 6 कमिश्नरियां, अरे कुछ नहीं है, कमिश्नरियों का मतलब है जैसे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और देशी रियासत होगी। ठीक है, क्या होगी? देशी रियासत। इन्हीं से मिल करके क्या बनाया जाएगा? यानी 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरियां व देशी रियासत मिल करके अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगी। ये भी कहा गया था इनका शामिल होना कंपलसरी है, इनका भी शामिल होना कंपलसरी है। ये इच्छुक है, अगर इनकी इच्छा है तो ये शामिल हो, और इनकी इच्छा नहीं है तो ना शामिल हो। फिर ये बात आती है देशी रियासत। बेटा, देशी रियासत का मतलब होता है स्थानीय राजा। जैसे लखनऊ के नवाब हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए। ठीक है ना, आपके यहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी राजा रहा होगा, पता करिए, ये उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था, चाहे वो शामिल हो या ना शामिल हो। ठीक है, इसी देशी रियासत को ऐच्छिक रूप देने के कारण यह अपने अंतिम रूप में नहीं आ सका। यानी अखिल भारतीय संघ का प्रावधान जो 1935 के अधिनियम में किया गया था, यह अपने मूर्त रूप में नहीं आ सका। ठीक है, और दूसरा है जो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी बेटा, अब उसे यानी कि प्रांतों से हटा करके कहां लागू कर दी गई है? केंद्र में। यानी कि केंद्र में प्रांतों में लागू द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में लागू कर दिया गया। कहां लागू कर दिया गया? केंद्र में लागू कर दिया गया। और केंद्र सरकार के पास में प्रतिरक्षा यानी रक्षा वाला और धार्मिक मामले वाला, विदेश विभाग, अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान या संबंधित मामले आरक्षित विषय में रखे गए। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, 1919 के अधिनियम में लागू प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को हटा करके केंद्र में लगा दिया गया। यानी योगी से हटा करके मोदी के यहाँ लागू कर दिया गया 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, और अगला है एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या किया गया बेटा? संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अच्छा, अब हम आप लोगों को एक इतिहास बता रहे हैं, चाहो तो रिमार्क करके आप लिखते चलें बेटा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। हमने कहा रिमार्क में लिखना है,
रिमार्क में लिखना है बेटा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह केवल प्रेसिडेंसियों से संबंधित था। इसमें केवल सुनवाई हो सकती थी बंगाल, मद्रास और मुंबई से संबंधित केसों का, बस और कुछ नहीं हो सकता था। इसे स्थापित किया गया है बेटा 1774 ईस्वी में। वहां हमने जानबूझ करके नहीं बताया था, क्योंकि वहां बताते फिर यहाँ बताना पड़ता है। अगर अधिनियम पूछेगा तो 1773, स्थापित कब हुआ है? 1774। एलिजाह इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, और आपको बताना है कि इसके अन्य न्यायाधीश कौन थे। पिछली बार हमने बता दिया है, ठीक है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो लोग नहीं देखे हैं वो अध्याय नंबर 1 जाकर के, वीडियो नंबर 1 जाकर के पॉलिटी का देखेंगे, फिर समझ जाएंगे बेटा। अब आगे 1935 के अधिनियम, दूसरा रिमार्क, 1935 के अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। ये संघीय न्यायालय क्या है बेटा, इसके बारे में हम ये देख लेते हैं 2 मिनट में। संघीय न्यायालय का मतलब है इस कोर्ट में पूरे भारत से संबंधित केसों की सुनवाई की जाएगी, चाहे वो मुंबई का हो, कर्नाटक का हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, किसी भी जगह का हो, यानी पूरे भारत का, पूरे ब्रिटिश भारत से संबंधित केस यहाँ पर सुने जाएंगे संघीय न्यायालय में, ठीक। और इसे स्थापित अधिनियम 1935 था। स्थापित कब किया गया है? 1937 में। स्थान कहाँ है बेटा? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है, वही सेंट्रल हॉल में, वही स्थापित किया गया था, संसद भवन के एक कोने में। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर हैं। कौन है बेटा? मॉरिस गवेयर हैं, ठीक है। और मॉरिस गवेयर हैं तथा इसमें 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। कितने? 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसमें 2 भारतीय भी शामिल किए गए थे। फिर से 1935 के अधिनियम में संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था, जिसे स्थापित 1937 में दिल्ली में किया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवेयर हैं, ठीक है। और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे इनकी सहायता के लिए। इसमें 2 भारतीय भी शामिल किए गए थे। एक का नाम है M.R. जैकब। क्या नाम है बेटा? M.R. जैकब। और दूसरे न्यायाधीश का नाम है M.R. सुल्तान। क्या नाम है? M.R. सुल्तान नाम है, ठीक है। यही 2 लोग शामिल किए गए थे संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ में। और एक और रिमार्क यहीं पर करेंगे। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, 28 जनवरी 1950 ईस्वी को दिल्ली में भारत का संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। यानी स्वतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में स्थापित किया गया था बेटा। और इनके मुख्य न्यायाधीश पहले थे कौन? 28 जनवरी 1950 हीरालाल जे कांडिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। ये 3 रिमार्क आपको लिखना था, हमने बोल दिया है, लिख लीजिए। बाकी और सारी बातें न्यायालय से संबंधित हम आपको समझाएंगे संघीय न्यायालय वाले वीडियो में, ठीक है। और अगला पॉइंट है या अगला अधिनियम है, इसी 1935 के अधिनियम से प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी बेटा। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, यानी कि आजादी दे दी गई थी पहली बार प्रांतों को। प्रांत एक केंद्र होता है, एक प्रांत होता है। केंद्र को संघ भी कहते हैं, और आज संघ है मोदी सरकार ही संघ है, यानी भारत क्या है? संघ है। और उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य है। राजस्थान क्या है? राज्य है या प्रांत है। इन्हीं प्रांतों को राज्यों के भी नाम से जाना जाता था, कुछ भी कह सकते हैं। तो बेटा प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, यानी ये प्रांत अब पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपना सीएम चुनने के लिए। अपना सीएम चुनने के लिए छूट दे दी गई थी राज्यों को, यानी राज्य की जनता अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। और इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार 1937 में प्रांतों का चुनाव करवाया गया। और इस 1937 के चुनाव के तहत कुल 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कुल कितने ब्रिटिश प्रांत थे बेटा? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। इसमें से 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई।
8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 में तो पूर्ण बहुमत से, बाकी 2 जगहों पर मिलीजुली सरकार बनाई है। ठीक, और ये कहां पर कौन कौन सी सरकारें हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं, इनसे संबंधित सारी बातें हम आपको इसी पर बना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसे लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक, बस। हाँ, 1935 के अधिनियम में 2 बातें आप और ऐड कर लीजिए बेटा। इसी 1935 के अधिनियम के तहत 11 ब्रिटिश प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। एक का नाम है विधान परिषद और दूसरे का नाम है विधानसभा। अभी बहुत सारी डिटेल में बातें करेंगे राज्य वाले चैप्टर में। ठीक है, और इसी 1935 के अधिनियम से भारत से के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत म्यांमार अर्थात बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा तथा सिंध का गठन किया गया। ये हो गया पूरे 1935 के अधिनियम की बातें। और इस पर 2 कमेंट हुआ था, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 1935 के अधिनियम के बारे में। इन्होंने कहा, यानी पंडित नेहरू ने कहा, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा। और इस अधिनियम को जिन्ना ने कहा, यह पूर्णतया सड़ा हुआ तथा बेकार अधिनियम है। इसके आगे 1935 में, अब बस यहीं तक रहेगा बेटा। अब आगे आपको सुनना है 1937 के अधिनियम में प्रांतों में चुनाव हुआ था 1937 में पहली बार भारत में। और इस 11 ब्रिटिश प्रांत कुल थे। इन्हीं राज्यों में कहां पर कौन कौन सा मुख्यमंत्री बना है हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में बना लीजिए। संयुक्त प्रांत का मतलब है बेटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1937 में बनाए गए थे। पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस की। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा और पार्टी कांग्रेस थी। एमपी में एन.बी. खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल, यानी 2-3 महीने के बाद इनको हटा करके इनको बना दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उड़ीसा और बी.एन. दास कांग्रेस पार्टी से। मद्रास सी राजगोपालाचारी, सी का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। मुंबई से बी.जी. खेर, ये मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस की। यहाँ इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, बाकी सारे में पूर्ण बहुमत मिला था, यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन बेटा ये बहुमत के करीब थे। ठीक है ना, बहुमत के करीब थे। 2-3 सीटें कम थी, इसलिए यहाँ पर जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली गई थी। इसलिए इसको गठबंधन सरकार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये इसमें केवल और केवल कांग्रेस का ही रोल था। इसलिए 6 जगहों पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। और असम तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में यहाँ मिली जुली सरकार कांग्रेस ने बनाया है। असम में कांग्रेस ने पहले सादुल्लाह को, बाद में गोपीनाथ बारदोलाई को मुख्यमंत्री बनाया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, यानी हाँ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कहाँ है बेटा? अपना जम्मू कश्मीर देख रहे हो ना, पीओके वाला। पीओके के बगल जो पाकिस्तान का ऊपरी वाला हिस्सा है वही है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। यहीं के रहने वाले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, क्योंकि वह भारत का सीमा का अंतिम वाला क्षेत्र है। इसके ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो आपको मिलेगा ये अफगानिस्तान वगैरह मिलेगा, फिर और ऊपर चले जाएंगे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश मिलने लगते हैं। बंगाल में फजलुल हक बने हैं मुस्लिम लीग तथा कृषक प्रजा पार्टी से। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बंगाल से सीएम कौन बना था? या मुस्लिम लीग एकमात्र जगह पर मुस्लिम लीग ने सरकार, मिलीजुली सरकार बनाने में कामयाब हुई है। बाकी हर जगह पर मुस्लिम लीग पराजित हुई है। कोई मतलब नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। पंजाब में सिकंदर हयात खान ने सरकार बनाई है यूनियनिस्ट पार्टी के। तब अपना पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब दोनों मिला हुआ था। सिंध के बारे में हमने यहाँ लिख दिया है। सिंध से पहले मुख्यमंत्री थे अल्लाह बख्श, बाद में बंदे अली खान बनते हैं। सरकारी सहयोग से यहाँ पर सरकार बनती है। ठीक है, और ये सरकार 28 महीने तक चलती है। बिना हमसे पूछे अंग्रेजी सरकार हमको द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल देती है। इसलिए हमारे 8 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने, ये 8 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इससे मुस्लिम लीग बहुत खुश हुई तथा 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। और इसका समर्थन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था मुक्ति दिवस का। बस आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा बेटा। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी बहुत कम बताए हैं 1937 के चुनाव के बारे में। हाँ, अभी जब हिस्ट्री आएगी ना तो उसमें बहुत सारी बातें बताएंगे हम आपको। ठीक है, वो हिस्ट्री वाले में रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री वाले में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।